टीडीएस क्लासेस में आपका स्वागत है ना। पहले हम लोग पढ़ चुके हैं उसका रिकैप करा देते हैं, उसके बाद हम लोग आज का शुरू करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए, जो इतिहास है उसको 3 भागों में बाँटा जाता है। कितने भागों में बाँटा गया? इतिहास को पढ़ने के लिए 3 भागों में बाँटा गया है। ठीक है, मतलब इतिहास जो है उसको अध्ययन करने के लिए हम लोग अपने पढ़ने के हिसाब से 3 भागों में बाँट के पढ़ते हैं। सबसे पहला क्या है? प्राक ऐतिहासिक काल। प्राक ऐतिहासिक काल को प्रागैतिक ऐतिहासिक काल भी बोला जाता है। ठीक है, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, और तीसरा है ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो हम लोगों ने डायरेक्ट ऐतिहासिक काल को ही पढ़ना शुरू किए हैं। ठीक है, ऐतिहासिक काल को ही। बाद में हम लोग, है ना, प्राग ऐतिहासिक काल को पढ़ेंगे, अच्छी तरह से जान लेंगे। इसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल को जान लेंगे। ठीक है, अच्छी तरह से जान लेंगे। लेकिन अभी हम लोगों ने क्या क्या शुरू कर दिए हैं? सबसे पहले तो ऐतिहासिक काल को शुरू कर दिया। ठीक है, तो डायरेक्टली तो हम तो नहीं पढ़ सकते हैं ना, कि ऐतिहासिक काल शुरू कर देंगे और सीधा बोल देंगे कि इसमें धर्म के बारे में, धार्मिक जो आंदोलन हुआ उस आंदोलन के बाद में महाजनपद में हम लोग डायरेक्टली वृहद्रथ वंश जो था, उसके बाद हर्यक वंश है, ये सब डायरेक्ट वंश को पढ़े। ऐसा नहीं, हम लोग क्या करेंगे कि ऐतिहासिक काल के बारे में जो हमको जानकारी मिला है, हर्यक वंश के बारे में, इन सब के बारे में जो जानकारी मिला, कहाँ से मिला है? ऐतिहासिक काल ही तो एक ऐसा काल है ना जिसके बारे में हम लोगों के पास लिखित स्रोत मिला हुआ है। लिखित स्रोत मिला है तभी तो हम लोग इस सब के बारे में और ज़्यादा अच्छे से जान पाए हैं। लेकिन आद्य प्राग ऐतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल है, तो इन दोनों में, प्राग ऐतिहासिक काल में तो लिखा हुआ चीज़ मिला ही नहीं है, और आद्य ऐतिहासिक काल में लिखा हुआ चीज़ मिला है तो हम लोग पढ़ ही नहीं पाए, है कि नहीं? तो प्राग ऐतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल, इन दोनों के बारे में हम लोग को जानकारी जो हुआ है वो पुरातात्विक चीज़ से हुआ है, मतलब जो भी खुदाई के दौरान जो चीज़ मिला उन चीज़ों की वजह से हुआ है कि नहीं? लेकिन ऐतिहासिक काल जो हुआ है उसमें तो हमको लिखा हुआ चीज़ मिला है, बहुत सारा मिला है, तो उन सब की मदद से हम लोग ऐतिहासिक काल के बारे में हम लोग को जानकारी ज़्यादा अच्छी तरह से हो पाया। इतना राजा था, ये था, है ना, महाजनपद है, जनपद है, इन सब के बारे में हम लोग को एकदम ज़्यादा जानकारी हो पाए। बौद्ध धर्म के बारे में, जैन धर्म के बारे में, शैव धर्म के बारे में, इन सब के बारे में बहुत ज़्यादा एकदम डिटेल से जानकारी हो पाया है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ चीज़ मिला और उसको पढ़ भी पाते हैं, है कि नहीं? तो हम लोगों ने डायरेक्ट जो शुरू कर दिए हैं, ऐतिहासिक काल को ही पढ़ना शुरू कर दिया। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि ऐतिहासिक काल के जो हम लोग को जानने के लिए, ऐतिहासिक काल के बारे में हम लोग जो जान पाते हैं या पढ़ पाते हैं, उसके जो स्रोत है, तो 3 स्रोत है, 3 स्रोतों की मदद से हम लोग ऐतिहासिक काल को जान पाते हैं, है कि नहीं? तो इन तीनों स्रोतों को सबसे पहले पढ़ लेते हैं, अच्छी तरह से जान लेते हैं। ठीक है, तो पहला स्रोत क्या था? साहित्यिक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत को हम लोग जान ली चुके हैं अच्छी तरह से क्या है। अब हम लोग पुरातात्विक स्रोत को जान लेंगे एकदम बढ़िया से, कि पुरातात्विक स्रोत क्या है, एकदम डिटेल से जान लेंगे। ठीक है, इसके बाद, जस्ट इसके बाद हम लोग विदेशी यात्रा के विवरण, इन तीनों स्रोत जो है, विदेशी यात्रा के जो विवरण, ये भी एक स्रोत ही है ना, विवरण मतलब स्रोत ही कह सकते हैं, विदेशी यात्रा का स्रोत। ठीक है, तो इन तीनों स्रोत को हम लोग जब अच्छी तरह से जान लेंगे ना, इसके बाद, है ना, ऐतिहासिक काल को जानने में मजा आएगा, अच्छा लगेगा कि हाँ, ये सब हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, अच्छा भी लगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले ऐतिहासिक काल के स्रोत को जान लेते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, एक ही वीडियो में प्राग ऐतिहासिक काल को अच्छी तरह से जान लेंगे, कि पूरा पाषाण काल क्या होता है, पाषाण काल क्या होता है, नवपाषाण काल क्या होता है, इन सबको अच्छी तरह से हम लोग जान लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल को जान लेंगे, है ना, उसको 1 या 2 वीडियो में खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का ये प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल पूरा डिटेल से, अच्छी तरह से, एकदम डिटेल से, है ना, अच्छी तरह से ये खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग ऐतिहासिक काल में जो हम लोग स्रोत को तो पढ़ चुके रहेंगे ना, तो तब उसके बाद हम लोग ऐतिहासिक काल में दम लाइन से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना, वंश सब के बारे में, वंश से शुरू करेंगे, और अभी प्रधानमंत्री यहाँ तक आएंगे दम लाइन से मस्त। फिर इसके बाद हम लोग मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है, हिस्ट्री के बारे में एकदम पूरे डिटेल से अच्छी तरह से जान जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग जो है ऐतिहासिक काल में साहित्यिक स्रोत को पढ़ लिए, अब हम लोग पुरातात्विक स्रोत को पढ़ेंगे। ठीक है, तो पुरातात्विक स्रोत क्या होता है? देखिए, जमीन के अंदर खुदाई के द्वारा, खुदाई जो होता है, जमीन के अंदर जो खुदाई होता है, उसमें से कुछ भी चीज़ मिलता है ना, देखिए, ये तो आज की बात नहीं, बहुत साल, हज़ार साल पहले की बात है, मान लेते हैं 100 साल, 1000 साल, है ना, पहले की बात है। तो उस वक़्त जो भी चीज़ था, तो इतना लंबे समय के बाद तो वो ज़मीन के अंदर धीरे-धीरे चला गया, है ना कि नहीं? तो बाढ़-उढ़ आया कि कोई भी वजह से ज़मीन के अंदर सब चला गया, खुदाई के दौरान हम लोग को मिलता है वो। तो वो भी जो ज़मीन के अंदर खुदाई के द्वारा जो कुछ मिलता है ना, उसी को पुरातात्विक बोला जाता है। चीज़ मिला इसलिए उसको स्रोत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुरातात्विक स्रोत बोलते हैं। मतलब ज़मीन के द्वारा जो भी कुछ मिला है हमको, उसको पुरातात्विक स्रोत बोला जाता है। ठीक है? विभिन्न स्थानों पर उत्खनन कर, खुदाई कर पुरातात्विक सामग्री की खोज करने वाले विद्वान को पुरातत्ववेत्ता या पुराविद या पुरातात्वविद कहते हैं। ठीक है?
पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी की गर्भ में छिपी हुई सामग्रियों की खुदाई कर अतीत के लोगों के भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। समझ में आ गई होगी कि जो भी देखिए पृथ्वी के ज़मीन के अंदर से जो भी कुछ मिला, उन उस चीज़ों की मदद से ये पता लगाया जा सकता है, पता लगा लेते हैं कि ये कितना दिन पुराना है, वहाँ के लोग कैसे रहते थे, कैसे जीवन जीते थे, वहाँ के लोग इन इसके बारे में जानते हुए तभी तो ये भी पता चल जाता है कि ओह! ये तांबा है, तो ये कितना पुराना है। तो इससे हम लोग पता चल जाता है कि ओह! इतना पुराना तांबा के का खोज हो चुका था, है ना? तो इन सब के बारे में हम लोग को जानकारी हो पाता है, उसी को पुरातात्विक स्रोत बोला जाता है। ठीक है ना? तो इसके अंतर्गत खुदाई से प्राप्त सिक्के जो भी पुरातात्विक स्रोत होता है ना, तो उसके अंतर्गत पुरातात्विक स्रोत में क्या-क्या आते हैं? तो पुरातात्विक स्रोत में क्या आते हैं? अभिलेख आता है, खंडर आता है, इमारत आता है, सिक्का आता है, कोई भी चीज़ कह सकते हैं बाल्टी आ गया, उसके बाद कह सकते हैं बर्तन, मिट्टी का बर्तन, तांबे का बर्तन, कुछ भी चीज़ इस सबको क्या बोला जाता है? पुरातात्विक स्रोत बोला जाता है। पुरातात्विक वस्तुएँ जितनी गहराई पर प्राप्त होती है ना, वे उतनी ही ज़्यादा प्राचीन होती है। इससे काल निर्णय में स्थिरीकरण का सिद्धांत कहा गया है। ठीक है? पीट रिवर्स महोदय ने, है ना, 1835 से 1902 ईस्वी में पुरातात्विक पुरातात्विक स्थिरीकरण के वैज्ञानिक अध्ययन की नींव मिस्र में डाली थी। ठीक है? 15 जनवरी 1784 ईस्वी को विलियम जोन्स ने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। तो ये एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है कि कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी और कब? तो विलियम जोन्स ने, है ना, 15 जनवरी 1784 ईस्वी में की थी। यहाँ से भारत का इतिहास जानने के लिए पुरातात्विक अन्वेषण पुरातात्विक अन्वेषण मतलब रिसर्च की स्थापना आरंभ हुई। मतलब पुरातात्विक मतलब जमीन के अंदर खुदाई-वुदाई होने के लिए रिसर्च होना शुरू हो गया था। कब? जब ये कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की जब स्थापना हुई थी ना, उसी के बाद 1784 के बाद ही भारत के इतिहास के बारे में जानने के लिए जो अंग्रेज लोग थे, उन लोगों के मन में हो सकता है एकदम ज़्यादा उत्सुकता हो गया होगा कि हम यहाँ के बारे में जानेंगे, क्या यहाँ पे है, क्या है? भारत के लोगों के मन में भी, ठीक है? तो, है ना? तो यही जो पुरातात्विक जो एशियाटिक सोसाइटी की जब स्थापना हुई थी 1784 ईस्वी में, यहीं से भारत के इतिहास के बारे में, है ना, पुरातात्विक अन्वेषण की आरंभ हो गई थी। 1861 ईस्वी में पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई थी। अब ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो 1861 ईस्वी में हुई थी। कनिंघम महोदय को इसका डायरेक्टर नियुक्त किया गया था। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पुरातत्व विभाग का, है ना, जो 1861 ईस्वी में स्थापना हुआ था, उसका डायरेक्टर नियुक्त किसको किया गया था? तो डायरेक्टर कनिंघम महोदय को नियुक्त किया गया था। भारतीय पुरातत्व के जनक किनको माना जाता है? ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारतीय पुरातत्व के जनक या फादर, है ना, भारतीय पुरातत्व के जनक किनको माना जाता है ना? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। भारतीय पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई और किसके द्वारा हुई थी? है ना? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी, है ना? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ठीक है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। ठीक है? तो ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। ठीक है? वर्तमान में मतलब अभी 2021 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की महानिदेशक कौन है? डायरेक्टर जनरल कौन है? तो वी विद्यावती है। ठीक है ना? एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की महानिदेशक कौन है, मतलब डायरेक्टर जनरल कौन है? तो वी विद्यावती है। ठीक है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का आदर्श वाक्य क्या है, मतलब मोटो क्या है? प्रयत्न कीर्तिम पवरीनु है। ठीक है ना? अब हम लोग जान लेते हैं कि भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ है ना? तो भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में, है ना? इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए,
मानव संग्रहालय, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? मतलब ऐसा कोई म्यूजियम जहाँ पे आदमी के हड्डी उड्डी जो होता है वहाँ पे ज़्यादा मात्रा में रखा जाता होगा, है ना, एक हिसाब से, है ना। तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? भोपाल में है। भोपाल मध्य प्रदेश की जो राजधानी है ना। तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? तो भोपाल में स्थित है। और भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, समझ में आ गई होगी, है ना। अब हम लोग अभिलेख के बारे में जान लेते हैं कि अभिलेख क्या होता है। अभिलेख भी पुरातात्विक स्रोत है, मतलब वो भी जमीन के अंदर ही मिलता है, खुदाई के द्वारा मिलता है ना। पत्थरों को खोद कर लिखना अभिलेख कहलाता है। मतलब खुदाई के द्वारा जो भी पत्थर मिला है ना, तो उस पत्थर पे जो भी लिखा हुआ चीज मिला है ना, तो उसको पत्थर तो नहीं बोलेंगे, उसका नाम क्या रखा गया? अभिलेख। तो पत्थरों को खोद कर लिखना अभिलेख कहलाता है। छोटे पत्थरों पर लिखना शिलालेख कहलाता है। मतलब पत्थर है लेकिन छोटा है और उस पर कुछ लिखा हुआ है, उसको क्या बोला जाता है? शिलालेख बोला जाता है। और स्तंभ के समान ऊंचे पत्थर, जो लंबा पत्थर या ऊंचा पत्थर है, उस पे लिखा हुआ कुछ मिला है, उसको बोला जाता है स्तंभ लेख बोला जाता है। ठीक है, अभिलेख जो होता है उसके अध्ययन को, जैसे कि जीवों के बारे में पढ़ाई को बायोलॉजी बोला जाता है, उसी तरह, है ना, अभिलेख के अध्ययन को क्या बोला जाता है? तो अभिलेख के अध्ययन को अभिलेख शास्त्र बोला जाता है, या एपिग्राफी, इंग्लिश में इसको एपिग्राफी बोला जाता है। तो अभिलेख के अध्ययन को एपिग्राफी बोला जाता है। ठीक है, 1886 ईस्वी में भारत के पुरातत्व विभाग की, है ना, की अभिलेख अध्ययन शाखा की स्थापना हुई थी। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, सबसे पहले तो 1861 ईस्वी में पुरातत्व विभाग की स्थापना तो हो ही गई थी, लेकिन पुरातत्व विभाग के अंदर एक नया ब्रांच को जोड़ा गया। मतलब एक एक नया शाखा को खोला गया जिसमें अभिलेख के बारे में अध्ययन होता है, उसको बुलाया जाता है अभिलेख अध्ययन शाखा। ठीक है, तो एक नया अभिलेख एक नया शाखा को स्थापना किया गया था, अभिलेख अध्ययन शाखा। ठीक है, भारत सरकार में सबसे पहले एपिग्राफिस्ट जर्मन विद्वान, है ना, हल्ट जैक थे। भारत में सबसे पहले एपिग्राफिस्ट कौन थे? तो जर्मन के लोग, जर्मन विद्वान हल्ट जैक थे। ठीक है, 1750 ईस्वी में टिफेंथेलर महोदय ने सबसे पहले सर्वप्रथम दिल्ली में अशोक स्तंभ का पता लगाया था। ठीक है, तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सबसे पहले अशोक स्तंभ का खोज किसने किया या किसने पता लगाया? तो टिफेंथेलर महोदय ने पता लगाया था। कब? तो 1750 ईस्वी में, है ना। सबसे पहले अशोक के अभिलेख को ईस्ट इंडिया कंपनी की टकसाल के एक अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने प्राचीन शिलालेखों और सिक्कों में प्रयोग की गई ब्राह्मी और खरोष्टी जो लिपि थे उसको प्रथम बार पढ़े थे। कौन? तो ये सर्वप्रथम कौन पढ़े थे? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़े थे। ठीक है, 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेख का अध्ययन प्रस्तुत किए थे। जो भी पढ़े थे ने वो उसको सबके सामने वो लाए थे। ठीक है, अशोक के अभिलेख को चापड़ ने लिखा था। जो अशोक के अभिलेख के थे उसको किसने लिखा था? तो चापड़ ने लिखा था। अशोक के अधिकांश अभिलेख जो थे वो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। ठीक है, इसके साथ वो खरोष्टी, अरमाइक और ग्रीक लिपि का भी वो प्रयोग किए थे। कौन? अशोक। ठीक है, देखिए खरोष्टी लिपि में जो भी लिखा गया और अभिलेख जो मिला है वो ज़्यादातर पाकिस्तान के इस तरफ मिला है। ठीक, अरमाइक वो अफगानिस्तान की तरफ, और ग्रीक तो वो ग्रीक की तरफ, ग्रीक लिपि में जो भी मिला है ग्रीक की तरफ। इससे आप समझ सकते हैं कि अशोक कहाँ तक अपने राज्य को विस्तार कर चुका था या जहाँ कहाँ तक वो फैल चुका था। ठीक है, धर्म को प्रचार करने के लिए ये सब जनरली ज़्यादातर वो किए थे, बौद्ध धर्म को। ठीक है, पढ़ा चुके हैं शायद, है ना? नहीं, कन्फर्म ही पढ़ा चुके हैं। अब हम लोग ब्राह्मी लिपि के बारे में जान लेते हैं। परंपरा के अनुसार इस लिपि के, मतलब ब्राह्मी लिपि के जनक भगवान ब्रह्मा हैं। ठीक है, यह बाएं से दाएं ओर लिखा जाता है, मतलब हिंदी की तरह ये लिखा जाता है। इसको सर्वप्रथम पढ़ने वाले जो व्यक्ति हैं वो जेम्स प्रिंसेप हैं। ठीक है, खरोष्टी लिपि जो है इसका जन्म अरमाइक लिपि से माना गया है, जो दाएं से लिखी जाती है। मतलब उर्दू की तरह ये लिखी जाती है खरोष्टी लिपि। ठीक है, लिपि मतलब क्या होता है? लिखने का तरीका। ठीक है, मौर्य सम्राट अशोक का प्रथम शिलालेख सौराष्ट्र के जूनागढ़ जिले के गिरनार में मिला है। मतलब अशोक का जो सबसे पहले जो शिलालेख जो मिला है वो सौराष्ट्र के जूनागढ़ जिले के गिरनार में मिला। सिंपल समझ लिए, गुजरात में मिला है। ठीक है, इसकी लिपि ब्राह्मी थी, ब्राह्मी है। मतलब जो भी मिला है ना शिलालेख वो किस लिपि में लिखा, उसके अंदर जो भी कुछ लिखा हुआ था ना, तो किस लिपि में लिखा हुआ था? तो ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ था। यह 272 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व का है।
एक माना गया है कि जो शिलालेख मिला है ना, वो 272 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व के अंदर का हो सकता है। इस जो अभिलेख मिला है ना, तो अभिलेख जो मिला है ना, तो इस अभिलेख के तृतीय पंक्ति में तीसरे लाइन में है ना, अशोक ने निर्देश दिया है कि जीव बलि के लिए नहीं मारा जाएगा। जो भी जीव है वो बलि के लिए नहीं मारा जाएगा। उसने मतलब जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेख और सिक्कों पर प्रियदर्शी और देवनाम प्रिय यानी देवों का प्रिय है ना लिखा हुआ उसमें ज़्यादातर वो पाए। ठीक है। उस वक्त कन्फ्यूजन होते थे कि ये कौन है देवनाम प्रिय। फिर बाद में एक आध दो में ऐसा अभिलेख मिल गया जिसमें मान लेते हैं कि ब्रैकेट में अशोक लिखा हुआ था, उसके बाद देवनाम प्रिय या प्रियदर्शी लिखा हुआ मिल गया, जिससे आदमी को समझ में आ गया, मतलब समझ में आ गया कि हाँ ये अशोक के ही अभिलेख है। ठीक है। तो जो प्रियदर्शी राजा की पहचान, मतलब जो प्रियदर्शी राजा थे, मतलब राजा सम्राट जो थे, उसकी पहचान अशोक से की गई थी। ठीक है। अभिलेख इसके अंतर्गत निम्न तथ्य को शामिल कर सकते हैं जो अब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं अभिलेख। देखिए, प्राग प्रस्ती एक अभिलेख का नाम है। तो ये किससे संबंधित है, किस शासक, किस राजा से संबंधित है, तो ये समुद्रगुप्त से संबंधित है। समुद्रगुप्त इससे ये क्या है, संबंधित है, प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है ना। एहोल अभिलेख किससे संबंधित है, तो ये पुकेसिन द्वितीय से संबंधित है। हाथी गुफा अभिलेख किस राजा से या किस शासक से संबंधित है, तो कलिंग राज खारवेल से ये संबंधित है। गिरनार अभिलेख किससे संबंधित है, तो ये रुद्रदामन से संबंधित है। ठीक है। महरौली लौह असम किससे संबंधित है, चंद्रगुप्त द्वितीय से ये संबंधित है। ठीक है। मंदसौर अभिलेख किससे संबंधित है, तो मंदसौर अभिलेख किससे संबंधित है, ये कुमार प्रथम गुप्त से ये कुमार प्रथम गुप्त प्रथम से ये क्या है, संबंधित है। ठीक है। उसके बाद मधुवन बासखेरा ये किससे संबंधित है, तो ये हर्षवर्धन राजा से ये संबंधित है। बिहार अभिलेख किससे संबंधित है, तो ये स्कंदगुप्त से ये संबंधित है। देवपारा जो अभिलेख है, तो देवपारा अभिलेख किससे संबंधित है, तो विजय सेन से ये संबंधित है। विजय सेन शासक राजा से ये संबंधित है। ठीक है। ग्वालियर अभिलेख किससे संबंधित है, तो प्रतिहार शासक भोज से ये संबंधित है। भितरी अभिलेख किससे संबंधित है, मतलब एक अभिलेख है, भितरी अभिलेख है, अभिलेख का नाम है भितरी। भितरी अभिलेख किससे संबंधित है, गाजीपुर है ना, गाजीपुर में ये पाया गया होगा, तो किससे संबंधित है, स्कंदगुप्त से ये संबंधित है। ठीक है। जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ गुजरात है ना, जूनागढ़ अभिलेख ये रुद्रदायन से संबंधित है। ठीक है। इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है। देखिए, बोगाज कोई बोगाज कोई अभिलेख है, यह मध्य एशिया से प्राप्त हुआ, जो 1400 ईसा पूर्व का है। मतलब कब ये मिला है, तो 1400 ईसा पूर्व का है। ठीक है। इसे इसे संधि पत्र अभिलेख भी कहा जाता है। तो ये एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि संधि पत्र अभिलेख किसे कहा जाता है, तो बोगाज कोई अभिलेख को संधि पत्र अभिलेख भी कहा जाता है। इस अभिलेख से स्पष्ट होता है कि आर्य लोग मध्य एशिया से चलकर सर्वप्रथम ईरान में रुके थे और यहीं से दो शाखाओं में बंटकर पूर्व तथा पश्चिम में चले आए। पूर्व में आकर वैदिक सभ्यता को जन्म दिया और पश्चिम में जाकर पश्चिम सभ्यता को ये जन्म दिया था। ठीक है। अब हम लोग जान लेते हैं, है ना, पर्सिपोलिस और बहिस्तून अभिलेख के बारे में। पर्सिपोलिस और बहिस्तून अभिलेख के बारे में जान लेते हैं। प्राचीन काल में ईरान या फारस की राजधानी पर्सिपोलिस था। बहुत समय पहले की बात है, मतलब प्राचीन काल में, काल मतलब समय, प्राचीन माने पुराने, पहला, है ना, तो बहुत समय पहले प्राचीन काल में ईरान या फारस की राजधानी पर्सिपोलिस था। इन दोनों अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि भारत पर सर्वप्रथम ईरानी मतलब फारसियों ने आक्रमण किया था। भारत पर सबसे पहले आक्रमण किसने किया था, तो ईरानियों ने किया था। ठीक है। ईरानी शासक डेरियस प्रथम या दारा प्रथम ने आक्रमण किया था। ठीक है। तो भारत पर सबसे पहले आक्रमण किसने किया, तो भारत पर सबसे पहले, ये बहुत खास बात हो सकती है ना, क्योंकि भारत पर सबसे पहले आक्रमण किसने किया, तो ईरानियों ने किया था। ठीक है। कौन ईरानियों ने, शासक का नाम क्या है, डेरियस प्रथम या इसको दारा प्रथम भी कहा जाता है। इसके बाद है ना यूनानियों के आक्रमण हुए थे। ईरानी लोग सबसे पहले आक्रमण किए थे, डेरियस प्रथम या इसको दारा प्रथम भी बोला जाता है। ठीक है। इसके बाद यूनानियों ने आक्रमण किया था। ठीक है। और देखिए, अशोक जो है वो देखिए,
अशोक को क्या बोला जाता है कि वो ये अभिलेख का जनक या फादर बोला जाता है भारत में, ठीक है। लेकिन अशोक किससे सीखा ये? तो ये दारा प्रथम से सीखा। सबसे पहले ये दारा प्रथम को ही अभिलेख अभिलेख का फादर बोला जाता है, जनक बोला जाता है। और वो इसी दारा प्रथम या डेरियस प्रथम, दोनों एक ही नाम है ना, तो दारा प्रथम या डेरियस प्रथम से ही अभिलेख के बारे में वो अशोक को जानकारी हुई थी, ठीक है। ठीक है। हाथी गुफा अभिलेख के बारे में जाने तो जो उड़ीसा में है ना, इसे कलिंग राज खारवेल ने लिखा। इसमें कलिंग युद्ध की चर्चा है। युद्ध के समय कलिंग का राजा नंदराज था, ठीक है। तो गंग वंश का ये शासक, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई हो कि हाथी गुफा अभिलेख जो उड़ीसा में है, इससे हमें क्या पता चलता है। देखिए अभिलेख क्या होता है, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्रातात्विक स्रोत। प्रातात्विक स्रोत मतलब ऐसा चीज, वैसा कोई सामान जिससे हमको इतिहास के बारे में, प्राचीन इतिहास के बारे में हमको जानकारी मिलता हो। तो इस अभिलेख से, इस पुरातात्विक स्रोत से हमें क्या जानकारी मिला कि कलिंग राज खारवेल ने, है ना, कलिंग के राजा जो खारवेल ने, कलिंग राज खारवेल ने इसको लिखा था। इसमें कलिंग की युद्ध की चर्चा, जो कलिंग में युद्ध हुआ था उस युद्ध की इसमें चर्चा है। युद्ध के समय वहाँ पे कलिंग का राजा नंदराज था। कौन था? ये कलिंग का युद्ध जो हुआ था ना, उसी के बारे में इसमें लिखा हुआ। मतलब अशोक जो कलिंग पे युद्ध किया था अशोक के समय में, या अशोक ने ही जो कलिंग पे आक्रमण किया था, उसके बारे में इस अभिलेख से ही हम लोग को जानकारी प्राप्त हुआ। और भी चीज़ से हुआ है, लेकिन इस अभिलेख से भी हम लोग को इस कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी हुआ था। और ये भी पता चला हमको कि हम लोगों को कि अशोक जब उस पे आक्रमण किया था ना कलिंग पे, तो उस वक्त उस वहाँ का राजा कौन था? तो उस वक्त वहाँ का राजा नंदराज था, ठीक है। और नंदराज किस वंश का था? तो ये गंग वंश का राजा था, ठीक है। बहुत खास बात हम लोग को पता चल गया कि कलिंग का जब युद्ध हुआ था तो वहाँ पे उस वक्त का राजा कौन था? तो कौन था? नंदराज वहाँ पे उस वक्त राजा था, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं आगे, एहोल अभिलेख जो राजस्थान में मिला है, ठीक है। तो पुलकेशिन द्वितीय हर्षवर्धन पर विजय की चर्चा है। पर पुलकेशिन द्वितीय हर्षवर्धन पर जो विजय किया था उसकी चर्चा किस अभिलेख से हम लोग को हुआ है या कहाँ से हुआ है? उसकी चर्चा एहोल अभिलेख से हुआ है, ठीक है। जूनागढ़ अभिलेख गुजरात से जो मिला है ना, इसमें रुद्रदायन ने, है ना, सुदर्शन झील की चर्चा की है। उस झील को चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। बात समझ में आ गई होगी, है ना। प्रयाग अभिलेख जो इलाहाबाद में मिला है ना, इसमें समुद्रगुप्त ने अपने विजय अभियान की चर्चा की है ना। भीतरी अभिलेख जो गाजीपुर उत्तर प्रदेश में मिला है, स्कंदगुप्त ने स्कंदगुप्त ने हुनों पर आक्रमण की चर्चा इसमें मिला हुआ है। बिहारी अभिलेख बिहार शरीफ में जो मिला हुआ, स्कंदगुप्त ने अश्वमेघ यज्ञ की चर्चा इसमें की है, ठीक है। देवपारा अभिलेख बांग्लादेश में जो मिला है, यह सेन वंश के शासक विजय सेन का है ये, ठीक है। ग्वालियर अभिलेख जो मध्य प्रदेश में मिला है, प्रतिहार शासक भोज का है, प्रतिहार शासक भोज का है ये, ठीक है ना। मंदसौर अभिलेख जो मध्य प्रदेश में मिला है, ये मालवा शासक यशोवर्मन का है ये। किसका है ये? मालवा शासक यशोवर्मन का है ये, ठीक है ना। अब हम लोग स्तंभ लेख के बारे में जान लेते हैं। अभी हम लोग अभिलेख के बारे में जाने, ठीक है। अभिलेख में ही ये भी एक स्तंभ लेख, ये भी तो अभिलेख ही हो गया, ठीक है। तो स्तंभ लेख के बारे में जान लेते हैं। शिलालेख इसके बारे में जाने, अब हम लोग स्तंभ लेख के बारे में जान लेते हैं। यह स्तंभ के समान ऊंचे होते हैं। जिसमें कुछ स्तंभ प्रमुख है, तो हम लोग प्रमुख स्तंभ को जान लेते हैं, ठीक है। मेहरौली स्तंभ लेख दिल्ली में ये मिला था। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य भी बोला जाता है, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहा जाता है, ठीक है। इस समय आज तक जंग देखिए, ये जो हमको मेहरौली स्तंभ लेख जो मिला है वो ना, इसमें आज तक जंग नहीं लगा हुआ है, ठीक है ना। तो यह अपने रासायनिक गुणों के लिए बहुत ज़्यादा ये फेमस है, ठीक है। कि इसमें एक ऐसा ये है कि आज तक इसमें जंग नहीं लगा है ना, इसलिए ये बहुत ज़्यादा ये फेमस है। रासायनिक गुणों के लिए बहुत ज़्यादा ये फेमस है। मथुरा स्तंभ लेख जो उत्तर प्रदेश में मिला हुआ है, ठीक है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर से इसको क्या कहा जाता है? विक्रम द्वितीय कहा जाता है। इसमें, है ना, सहिष्णुता की चर्चा किया गया है कि, है ना, सहिष्णुता मतलब सबके प्रति आस्था, सबके प्रति प्यार मोहब्बत, ठीक है। जो चंद्रगुप्त जो द्वितीय है ना, इसमें सहिष्णुता की चर्चा इसमें किए हैं या किया गया है, ठीक है। एरल स्तंभ लेख जो मध्य प्रदेश में मिला हुआ है, इसमें भानुगुप्त, ये किसका, सबसे पहले जान लेते हैं ये किसका अभिलेख है? तो ये भानुगुप्त का है। इसमें सती प्रथा की चर्चा है,
ठीक है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सती प्रथा जो है इसके बारे में चर्चा हम लोगों को किस स्तंभ लेख से मिला है। तो ये एरल स्तंभ लेख जो मध्य प्रदेश से मिला हुआ है, ये भानुगुप्त का, और इसी में सती प्रथा की चर्चा है। ठीक है। बौद्ध स्तंभ लेख जो मध्य प्रदेश में मिला हुआ है ना, वासुदेव का है, ये शुंग वंश की इसमें चर्चा है। वासुदेव का है ये, इसमें किस वंश की चर्चा है? इसमें शुंग वंश की चर्चा है। ठीक है। बेसनगर का गरुड़ स्तंभ, ठीक है, या इसको हेलियोडोरस, क्या, हेलियोडोरस या गरुड़ ध्वज स्तंभ लेख भी कहा जाता है, जो मध्य प्रदेश से मिला है। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बेसनगर का गरुड़ स्तंभ या गरुड़ ध्वज स्तंभ लेख कहाँ पे मिला है? तो ये मध्य प्रदेश में मिला है। ठीक है। बेसनगर का प्राचीन नाम विदिशा है। ठीक है। बेसनगर का प्राचीन नाम क्या है? तो विदिशा है। मतलब बेसनगर जो अब है उसका पहला नाम क्या है? तो ये विदिशा है। ठीक है। यह अभिलेख यूनानी शासक हेलियोडोरस, ये जो अभिलेख है ना, किससे संबंधित है? तो ये यूनानी शासक हेलियोडोरस से ये संबंधित है। इस अभिलेख से स्पष्ट होता है कि यूनानी शासक हेलियोडोरस ने भागवत धर्म को अपना लिया था, क्योंकि इसने अभिलेख में स्वयं को भागवतम कहा है। ये बात बहुत खास आप लोग को जानकारी मिल गई। ठीक है। अब हम लोग मूर्ति कला के बारे में जान लेते हैं। ठीक है। अभिलेख के बारे में जान लिए, अब हम लोग मूर्ति कला के बारे में जान लेते हैं। मूर्ति कला से भी हम लोगों को प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। हड़प्पा सभ्यता से ही मूर्ति कला का निर्माण शुरू हो गया था। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता, ये सब तो अभी हम पढ़े नहीं है, पढ़ेंगे बाद में अच्छी तरह एकदम डिटेल से पढ़ेंगे, है ना। तो हड़प्पा सभ्यता से ही मूर्ति कला का निर्माण शुरू हो गया था। कुषाण काल में मूर्ति कला का अधिक विकास हुआ था। गुप्त काल में इसका सर्वाधिक विकास हुआ था, गुप्त काल, है ना। कुषाण काल में मूर्ति कला का अधिक विकास हुआ, और गुप्त काल में भी, है ना, कुषाण काल में मूर्ति कला का अधिक विकास हुआ और गुप्त काल में इसका सर्वाधिक विकास हुआ। ठीक है। कुषाण काल में मूर्ति कला का विकास हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा जो विकास मूर्ति कला का हुआ वो गुप्त काल में इसका सर्वाधिक विकास हुआ था ना, जिसमें कुछ प्रमुख मूर्ति कला है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ठीक है। गंधार कला जो है उसके बारे में जान लेते हैं। यह वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। प्राचीन काल में गंधार राज्य की राजधानी तक्षशिला था। गंधार राज्य की राजधानी क्या था? ये तक्षशिला था। गांधार क्या था? ये महाजनपद था ना, तो इसकी राजधानी क्या है? तक्षशिला था। इस क्षेत्र में जिस कला का उद्भव और विकास हुआ उसे गांधार कला कहा गया। ठीक है। हिंद प्लस यूनानी के मिस्र से गांधार कला का जन्म हुआ था। ठीक है। भगवान बुद्ध की मूर्ति सर्वप्रथम गांधार कला के अंतर्गत बनाया गया था, जो यूनानी देवता अपोलो के समान था। ठीक है। तो भगवान बुद्ध की भगवान बुद्ध की जो मूर्ति है सबसे पहले किस कला के अंतर्गत बनाया गया था? तो गंधार कला के अंतर्गत बनाया गया था। ठीक है। मथुरा कला के बारे में अब जान लेते हैं। गंधार कला विदेशी है, जबकि मथुरा कला पूर्णतः स्वदेशी है। गंधार कला तो विदेशी हो गया ना, लेकिन मथुरा कला पूर्णतः क्या है? ये क्या स्वदेशी है। गंधार कला और मथुरा कला का अधिक विकास कुषाण काल में ही हुआ था। ठीक है। अब हम लोग चित्रकला के बारे में जान लेते हैं। मूर्ति कला के समान ही चित्रकला से भी प्राचीन भारत में इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है। जिसमें कुछ चित्रकला प्रमुख है, तो हम लोग जान लेते हैं। ठीक है। अजंता की चित्रकला, यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। यहाँ पर कुल 29 गुफा है, लेकिन वर्तमान में 6 गुफा ही सुरक्षित रूप से बचा हुआ है ना। तो 29 गुफा है, जिसमें से कौन कौन गुफा सुरक्षित बचा हुआ है? एक पहला नंबर गुफा, दूसरा, 9वां, 10वां, 16वां, 17वां, शुरू से देखिए, है ना। पहला, दूसरा, 9वां, है ना, 10वां, 16वां, 17वां, और ये सब बचा हुआ है। ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 6 हो गया ना। पहला, दूसरा, 9वां, 10वां, 16वां, 17, ये बचा हुआ अभी है, जिसमें से 16 और 17 गुप्त कालीन का माना जाता है। जिसमें जो 16 और 17 गुफा जो
16वां और 17वां नंबर पे जो गुफा है ना, वो गुफा गुप्त कालीन का माना गया है। प्रारंभ में सातवाहन वंश के शासकों ने इसका निर्माण करवाया था और सबसे अधिक विकास गुप्त काल में हुआ है। यह जातक कथाओं पर आधारित चित्रकला है। यह बौद्ध धर्म की महायान शाखाओं से संबंधित है। गुफा संख्या 16 में मरणनासन राजकुमारी का चित्र दया का भाव प्रदर्शित करता है और गुफा संख्या 17 में माता और शिशु का चित्र महत्वपूर्ण है, जिसको जिसको चित्रशाला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चित्रशाला कहा जा गया है। ठीक है। अब हम लोग एलोरा की चित्रकला के बारे में जान लेते हैं। यह भी महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। प्रारंभ में यह 43 गुफा थी, है ना? लेकिन 1990 में उत्खनन के बाद 28 गुफा और मिली है। इस प्रकार वर्तमान में कुल 71 गुफा है। यह राष्ट्रकूटों के द्वारा बनवाया गया था। यह सनातन धर्म और बौद्ध धर्म और जैन धर्म से ये संबंधित है। ठीक है। एलिफेंटा की चित्रकला के बारे में जान लेते हैं। यह मुंबई से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है। इसका प्राचीन नाम, है ना, धारा नगरी कहा था। ठीक है। एलिफेंटा का जो चित्रकला जो मिला है वो कहाँ मिला है? तो मुंबई से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर ये मिला है ना, जिसका प्राचीन नाम क्या है? धारा नगरी है। ठीक है। गालियों ने यहाँ पर पत्थर की विशाल हाथी की मूर्ति के कारण इसका नाम एलिफेंटा रख दिया। ठीक है। यह भी राष्ट्रकूटों के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, बनवाया गया है। यह शैव धर्म से संबंधित है क्योंकि यहाँ से विश्व प्रसिद्ध भगवान शिव की त्रिमूर्ति मिलती है। ठीक है। अब हम लोग बाघ की चित्रकला के बारे में जान लेते हैं। यह मध्य प्रदेश में धार जिले में नर्मदा की सहायक नदी बाघ नदी के किनारे बाघ नामक गांव में उपस्थित है। यहाँ से कुल 9 गुफा मिली है जो गुप्तकालीन है। गुप्तकालीन की ये है। ठीक है। यह चित्रकला बौद्ध धर्म के महायान शाखा से का ये संबंधित है। ठीक है। देखिए, अब हम लोग सिक्के के बारे में जान लेते हैं। देखिए, अभी अगर हम लोग सिक्के के बारे में जानेंगे ना तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाएगी। देखिए, जब हम लोग वंश के बारे में पढ़ेंगे, जब जो ही राजा महाराजा के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे, मतलब राजा ये सब नहीं, वंश के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे ना, तब हम लोग ये बता देंगे कि मौर्य वंश है, तो इस वक़्त कौन-सा सिक्का था, तो पर्ण सिक्का था, उस वक़्त का राजकीय सिक्का क्या था, है ना? तो ये सब बताने में आप जब आप बताएँगे आपको तो आपको अच्छा भी लगेगा कि हाँ, अभी बता देंगे कि मौर्यकालीन के वक़्त ये सिक्का था, या कुजूल कटफिशेस के वक़्त ये सिक्का था, ठीक है? या फिर कुजूल कटफिशेस द्वितीय के वक़्त ये सिक्का था। तो ये सब अभी बताएँगे तो समझ में आएगा, लेकिन दिक्कत होगी। या फिर बोलेंगे कनिष्क के वक़्त कौन सिक्का था, सातवाहन का वंश जो था, गुप्तकालीन जो था, महमूद गज़नवी के वक़्त कौन-सा, दिल्ली सल्तनत आ जाएगा तो इस वक़्त कौन-सा सिक्का था, ठीक है? मुगल के वक़्त में कौन-सा सिक्का था, मुगल वंश जो है उस वक़्त कौन-सा सिक्का था, कौन राजा कौन-सा सिक्का चलाया। तो समझ में आएगा, लेकिन एक हिसाब से दिक्कत होगी, ठीक है? जब हम लोग इस सब शासकों के बारे में जब पढ़ेंगे ना, तो ये बता देंगे कि ये शासक इतना ईस्वी में आए और इस वक़्त ये सिक्का जारी करवाए। तो आप लोगों को पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा, अच्छा भी लगेगा कि हाँ, ये राजा है तो ये सिक्का जारी करवाए। और जो राजा कुछ नहीं करवाया तो उसके बारे में नहीं बताएँगे, लाइन से ब बताते चलेंगे कि हाँ, ये राजा ये काम किए, और ये भी बता देंगे कि हाँ, ये राजा क्या किए, कि ये अपने वक़्त अपने राज्य की जो मुद्रा है ना, वो पर्ण को रखे। फिर ये जो राजा है तो ये वो किए, है ना? जैसे कि मोहम्मद गौरी, तो मोहम्मद गौरी का जो सिक्का होता था वो दोनों तरफ छपा होता था। एक जैसे कि आपका सिक्का होता है दोनों तरफ छपा होता था, पर बहुत ऐसा भी सिक्का मोहम्मद गौरी जो थे उनके पहले भी बहुत सिक्का है जो दोनों तरफ छपा नहीं होता था, पर मोहम्मद गौरी उसको उसमें सबसे पहले सिक्का आया था जिसमें दोनों तरफ छपा होता था। तो मोहम्मद गौरी का जो सिक्का था, एक तरफ मोहम्मद बिन साम का पिक्चर बना होता था और छपा होता था, और दूसरी तरफ लक्ष्मी जी का पिक्चर छपा होता था, ठीक है? तो ये सब मोहम्मद गौरी जो है, तो मोहम्मद गौरी के बारे में जब पढ़ाएँगे ना, तब आपको बताएँगे तो आपको मज़ा भी आएगा। लेकिन अभी बता देंगे कि मोहम्मद गज़नवी के वक़्त ये सिक्का चला था, गुप्तकालीन के वक़्त जो ये सिक्का चला था, सातवाहन कालीन के वक़्त ये सिक्का चला था, कनिष्क के वक़्त ये सिक्का चला था, तो आपको पढ़ने में मज़ा भी नहीं आएगा कि कनिष्क कौन था? आपको पता होगा, सब लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन कुछ लोगों को ज़रूर पता होगा, लेकिन अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है? तो इसके बारे में जो सिक्का टॉपिक है ना, तो जब हम लोग शासक या जो शासक करने के वक़्त मतलब वंश जब पढ़ेंगे ना, उसी वक़्त बता देंगे कि इस शासक में ये सिक्का चलाया गया था, ये सिक्का चलाया गया था, ताकि आप लोग को पढ़ने में आसानी भी हो और अच्छा भी लगे, ठीक है ना? अब थोड़ा बहुत विहार के बारे में जान लेते हैं। विहार क्या था? विहार, है ना? तो विहार के बारे में जान लेते हैं। बस कुछ ही अब बचा जो इसके बाद हम लोग का ये पूरा पुरातात्विक स्रोत खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो अभिलेख और जो सिक्का है ना, तो इन दोनों को है ना
जब शासक जब या वंश जब चलता रहेगा ना, उसी वक्त और डिटेल से बता देंगे, ताकि आप लोग को एकदम आसानी से याद रहे अच्छी तरह से, ठीक है। अभी अभिलेख भी एक हिसाब से नहीं बताना चाहिए था, दिक्कत होती है समझने में, है ना। और शासक भी, ये सिक्का भी, जब हम ही पढ़े थे तो हमको भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी, है ना। लेकिन जब एक सीक्वेंस में जब पढ़े थे और नोट्स जब बनाए थे, तो अच्छा भी लगा, कि मज़ा भी आया था कि हाँ ये थे, ये सिक्का जारी करवाएँ, ये काम किए, ये काम किए, तो अच्छा भी लगता है, ठीक है। तो अब लोग हम बिहार जो है, तो बिहार भी तो एक पुरातात्विक स्रोत है ना। बिहार क्या था? देखिए, बौद्ध लोग का जो रहने का जगह था, उसको विहार कहते थे। तो बौद्ध लोग जहाँ पे रहते थे, वो घर था, मान लेते, जो कुछ भी झोपड़ी-वोपड़ी का या कुछ भी, जो कैसा भी वो घर था। और वो बहुत साल, हज़ारों साल होते-होते वो दब दब गया। खुदाई हुआ था, मिला, तो विहार था। तो विहार भी तो पुरातात्विक स्रोत है ना। तो हम लोग अब विहार के बारे में जाने थे। विहार का शाब्दिक अर्थ होता है बौद्ध भिक्षुओं का रहने की जो जगह होता है ना, निवास स्थान, है ना, उसी को बोला जाता है विहार, ठीक है। इसी विहार शब्द से आगे चलकर बिहार शब्द का जन्म हुआ है, ठीक है। इस इन स्थलों पर वर्षा के समय, है ना, वर्षा जब बारिश होती थी ना, बारिश के समय में बौद्ध भिक्षु निवास करते थे। साथ ही बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षा का कार्य भी किया जाता था इसी विहार में। बिंबिसार ने वेलुवन महाविहार और जेत कुमार ने जेतवन महाविहार विहार का निर्माण करवाया था, मतलब दान दिया था। वेलुवन महाविहार का दान किसने दिया था? तो ये बिंबिसार ने, राजा बिंबिसार ने। और जेत कुमार ने जेतवन बिहार का बिहार बनवा के ये दान दिया था, किनको? बौद्ध भिक्षुओं को, ठीक है। तो देखो सिंपल सा आप समझिए, देखिए, भगवान बुद्ध जो थे, वो अपने भिक्षुओं, जो उनके जो शिष्य होते थे या भिक्षु जो होते थे, उनको वो अपने साथ हमेशा तो वो यात्रा पे नहीं निकलते थे। जब बारिश होती थी ना, तो बारिश के समय में जो जगह पे रुकते थे, वहाँ पे विहार, जहाँ पे रुकते थे ना, तो उस जगह को विहार बोला जाता है, ठीक है। और उसको वर्षावासी बोला जाता है, मतलब बारिश के समय में रुकने का जो जगह है ना, उसको वर्षावासी बोला जाता है, ठीक है ना? तो ऐसे इसको पढ़ा चुके हैं कि वर्षावास सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ, सर्वाधिक वर्षावास कहाँ हुआ, सबसे सर्वाधिक लोग कहाँ पे आके उपदेश सुने, है ना? इन सबको बात को हम बौद्ध धर्म जब पढ़ाए थे तभी बता चुके थे, ठीक है? बौद्ध धर्म वाला वीडियो आप लोग देख सकते हैं, है ना? तो विहार के बारे में जान लें कि विहार का शाब्दिक अर्थ, मतलब विहार का मतलब क्या होता है? बौद्ध धर्म के जो बौद्ध भिक्षु है, तो उनके रहने के स्थान को विहार बोला गया, ठीक है? 2 गो खास बात इसमें हो गया कि वेलुवन विहार किसने दान दिया था? तो वेलुवन विहार जो है बिंबिसार, राजा बिंबिसार ने दान दिया था। और जेतवन विहार किसने दिया था? तो जेत कुमार ने दिया था, ठीक है? विश्व की सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन है? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय है, जिसको महाविहार भी बोला जाता है। इसका निर्माण राजा तक्ष ने करवाया था, इसी के नाम पे तक्षशिला रखा गया होगा, ठीक है। चाणक्य जैसे व्यक्ति तक्षशिला में मतलब पढ़ाई किए थे, और कुछ समय बाद वो यहाँ के प्राचार्य भी बने, ठीक है। भारत की सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है, जिसको महाविद्यालय या महाविहार भी बोला जाता है, जिसका निर्माण गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त प्रथम ने करवाया था। यह बौद्ध धर्म दर्शन के लिए बहुत ज़्यादा ये फेमस था, ठीक है। तो भारत की सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय या महाविद्यालय या महाविहार कौन है? तो नालंदा विश्वविद्यालय है, ठीक है। भारत का दूसरा प्राचीन विश्वविद्यालय भागलपुर के समीप विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, ठीक है, जिसका निर्माण पाल वंश के शासक धर्मपाल ने करवाया था, ठीक है। मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, है ना, ये तुर्की मुसलमान थे, है ना, ने नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला को ये तुड़वा दिया था। कौन? यही मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, ठीक है। केसरिया पूर्वी चंपारण जो बिहार में है ना, तो केसरिया का जो स्तूप है विश्व का सबसे ऊंचा स्तूप है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि विश्व का सबसे ऊंचा स्तूप कौन है? तो केसरिया स्तूप है। कहाँ पे है? तो पूर्वी चंपारण में है। तो पूर्वी चंपारण कहाँ है? तो ये बिहार में है, ठीक है। अब हम लोग चैत्य के बारे में जान लेते हैं। ये चैत्य की जो है ना, इसके बारे में हम लोग स्तूप जब पढ़ाए थे ना, तब हम लोग चैत्य के बारे में अच्छी तरह से पढ़े थे, ठीक। इसमें भी पढ़ लेते हैं, ये भी तो एक पुरातात्विक स्रोत ही है ना। देखिए चैत्य, तो यह बौद्ध धर्म का पूजा घर या पूजा स्थल माना जाता है। कई स्तंभों पर निर्मित बहुत बड़ा कमरा होता था, जो चारों तरफ से खुला हुआ होता था। बौद्ध भिक्षु यहीं यहीं पर साल में एक बार, है ना, उपोत्थस का पाठ करते थे। किसका पाठ करते थे? किसका पाठ करते थे? तो उपोषठ का पाठ करते थे, जिसको पाती मोक्ष भी कहा गया है।
मतलब सिंपल सा समझ लीजिए कि जो बौद्ध भिक्षु होते थे, एक बहुत बड़ा कमरा होता था, चारों तरफ से खुला होता था, उसी में जो बौद्ध धर्म का पूजा पाठ किया जाता था, या बौद्ध धर्म का मंदिर भी कह सकते हैं इसी को, इसको चैत्य भी कहा जाता है, ठीक है। भवन या स्मारक के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। भवन या स्मारक जो भी, वो भी तो पुरातत्व स्रोत है ना, तो इसके बारे में जान लेते हैं। भवन और स्मारक इमारत से भी सभी अवस्था, कला और संस्कृति और तकनीक के बारे में जानकारी मिलती है, जैसे कि राजप्रसाद, मंदिर निर्माण शैली, विहार, स्तूप, चैत्य, अवशेष, ये सब क्या है, भवन और स्मारक है। इन सब से भी हमको क्या मिलती है, जानकारी मिलती है प्राचीन समय के, प्राचीन काल के बारे में, ठीक है। राजप्रसाद क्या है, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने पटना के, है ना, कुम्हारर में 80 स्तंभ वाला राजप्रसाद मतलब राजमहल, राजप्रसाद मतलब राजमहल का निर्माण करवाया था, जिसके अवशेष कुम्हारा संग्रहालय में सुरक्षित है। इस राजप्रसाद मतलब राजमहल की तुलना ईरान की राजधानी पर्सिपोलिस के राजमहल के साथ किया गया है। यह राजप्रसाद लकड़ी का बना हुआ है ना। अब हम लोग मंदिर निर्माण शैली के बारे में जान लेते हैं, ना। इससे वास्तुकला या स्थापत्य कला के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके अंतर्गत 3 प्रकार की शैली को शामिल किया जाता है। पहला क्या, नागर शैली, दूसरा क्या, वेसर शैली, और तीसरा क्या, द्रविड़ शैली, ठीक है। तो हम लोग नागर शैली के बारे में जान लेते हैं, है ना। यह उत्तरी भारत की शैली थी। इसे हिमालय से लेकर विंध्याचल के बीच की शैली माना गया है। इस शैली के प्रमुख मंदिर, है ना, लिंगराज और पुरी का जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, खजुराहो का मंदिर, है ना, दिलवाड़ा का मंदिर, ये सब प्रमुख मंदिर है, ठीक है। आदि प्रमुख मंदिर है नागर शैली का, ठीक है। अब हम लोग वेसर शैली के बारे में जान लेते हैं। यह उत्तर भारत की नागर शैली और दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली का मिश्रण रूप है ना। चालुक्य मंदिरों में उत्तर और दक्षिण की शैलियों का मिश्रण है, अतः चालुक्य शैली, है ना, वेसर शैली का प्रतिनिधित्व करती है। इसे कृष्णा और कन्याकुमारी के बीच की शैली कहा गया है। चालुक्य कालीन मंदिर एलोरा का कैलाश मंदिर मतलब एलोरा का जो कैलाश मंदिर है, एलिफेंटा के गुफा मंदिर है ना, इसी शैली का है। कौन कौन शैली है, तो वेसर शैली का है, ठीक है। अब हम लोग द्रविड़ शैली के बारे में जान लेते हैं। सुदूर दक्षिण भारत की कला शैली द्रविड़ कही जाती है। पल्लव कालीन मंदिर जहां इसकी प्रारंभिक अवस्थाओं को दर्शाते हैं, वहीं चालुक्य कालीन मंदिर इसकी विकसित अवस्थाओं के प्रतीक है ना। मामल्लपुर के रथ मंदिर, सांची का कैलाश मंदिर, कन्नौज का राजराजेश्वर मंदिर, है ना, गंगेकोंड चोलपुरम के मंदिर इसी शैली के हैं। कौन शैली, द्रविड़ शैली के ही हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों का अब पूरे डिटेल से, है ना, पुरातात्विक स्रोत अच्छी तरह से कंप्लीट हो गया, ठीक है। बस एक सिक्का बच गया, तो सिक्का को हम लोग पढ़ा देंगे, आप टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है। तो विदेशी जो स्रोत है ना, तो विदेशी स्रोत जो है ना, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अच्छी तरह से जान लेंगे। जो विदेशी स्रोत है ना, वो भी काम मुश्किल से ज़्यादा नहीं है। विदेशी स्रोत क्या है, विदेशी स्रोत नहीं मतलब विदेशी स्रोत भी कह सकते हैं, या विदेशी जो थे वो यात्रा किए, यात्रा करने के बाद यहाँ पे आए, और यहाँ पे आने के बाद जो भी पुस्तक में लिखे ना, उसको विदेशी स्रोत बोला जाता है। तो 3 तो है ही, एक यूनान वाला है तो यूनानी ग्रंथ, यूनानी स्रोत कर दो, या यूनानी किताब जो हो गया वो, चीनी ग्रंथ, एक अरबी ग्रंथ। तो इन तीनों के बारे में तो पढ़ना है। यूनानी ग्रंथ मतलब यूनान का जो भी पुस्तक होगा उसके बारे में पढ़ लेंगे, है ना। मुश्किल से कितना होगा, 10 गो पुस्तक होगा एकदम बहुत ज़्यादा फेमस जिससे भारत के इतिहास के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी मिलती होगी। चीनी ग्रंथ होगा वो भी 5-6 होगा फेमस, बहुत ज़्यादा प्रमुख, जिसमें भारत के बारे में इतिहास की जानकारी मिलती है, और अरबी ग्रंथ भी इसी तरह होगा, ठीक है। तो इन तीनों ग्रंथ के बारे में जान लेंगे, यूनानी ग्रंथ, चीनी ग्रंथ, अरबी ग्रंथ, इन तीनों के बारे में अच्छी तरह से हम लोग जान लेंगे। इसके बाद हम लोग का ये पूरा पूरा एकदम अच्छी तरह से, है ना, साहित्यिक स्रोत कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल या प्रागिक ऐतिहासिक काल पढ़ लेंगे, प्रागिक काल या प्राग ऐतिहासिक काल। उसके बाद हम लोग आदि ऐतिहासिक काल पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग लाइन से पढ़ते चलेंगे किसको, ऐतिहासिक काल को पढ़ेंगे, ना कि ऐतिहासिक साहित्य को। ऐतिहासिक साहित्य को पढ़ लिए ना, अब ऐतिहासिक काल को लाइन से पढ़ेंगे, है ना। पहले पढ़ेंगे किसको, प्राग ऐतिहासिक काल को, उसके बाद आदि ऐतिहासिक काल को, उसके बाद ऐतिहासिक काल को पढ़ लेंगे, ठीक है। इसके बाद पूरा हम लोग का ये भारत का इतिहास अच्छी तरह से कंप्लीट होगा। उम्मीद करते वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। और ये वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ठीक है, अगर ऐसा वीडियो बनाना चाहते हैं तो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।